क्या हुआ? स्टेरिक भी लगाया। कोई नहीं बोल, चल चल चल, कैमरा ऑन कर, जल्दी जल्दी जल्दी, देर हो रही, जल्दी। T20 मैच फंसा हुआ इधर। ओके जी, आगाज करते हैं। हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का आगाज करने लगे हैं। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली थ्योरी के लिए ज़्यादा आ सकता है, या कोई छोटा मोटा सवाल इसमें से आ सकता है, और जो छोटा मोटा सवाल आएगा वो एक आधी चीज़ में से ही आएगा। वो मैं आपको भी बता देता हूँ। और ऑनेस्टली बताऊँ तो इस चैप्टर के अंदर जो थोड़ी सी सीखने वाली तो नहीं है, मैं कहूँगा जो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है ना, वो बस वही है। आप लोग एक काम करें, 457 सफ़े पे आ जाइए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ। IAS 1 है, IAS 2 है, IAS 7 है, ये सब स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए शायद ये हमें एक गाइडेंस देता है। ओके, बस कुछ यही चीज है जो आपने अपने ज़हनों में रख के इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले है जी, पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट फॉर जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वो आपको ऑब्जेक्टिव बताएगा और कॉन्सेप्ट यानी बुनियाद बताएगा जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है स्टैंडर्ड्स के असूलों के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड्स के जो असूल हैं वो बनेंगे इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के कॉन्सेप्ट्स या ऑब्जेक्टिव के मुताबिक। बात समझ आ गई? तो आमतौर पे हमें यही समझ नहीं आती कि भाई ये फ्रेमवर्क क्या है और स्टैंडर्ड क्या है। फ्रेमवर्क असल में वो बुनियाद है, वो मकासद हैं जिनको देखते हुए स्टैंडर्ड बनेंगे, और उन स्टैंडर्ड्स की बेस पे आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे। ओके, तो अगर बुनियाद ही गलत होगी तो फिर आगे तो स्टैंडर्ड तो गलत ही बनने हैं ना। तो ये बेसिकली इसकी चीज है। टू असिस्ट द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सर ये वो इदारा है जिसकी वजह से शायद आप लोग यहां पर बैठ के अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। इस इदारे ने सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। ओके, और ये इदारा स्टैंडर्ड बनाता है टू डेवलप IFRS दैट आर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट्स। IFRS IAS एक ही बात है। आई थिंक 2002 थी, 3 थी, 4 थी, मुझे अब तारीख एग्जैक्ट याद नहीं है। उससे पहले बनने वाले स्टैंडर्ड्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS कहा जाता है, उसके बाद जो बने थे उनको IFRS कहा जाता है। तो सिर्फ नाम का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। To assist preparers of financial statements to develop consistent accounting policies when no standard applies to a particular transaction or other event, or when a standard allows a choice of accounting policy. सर हम कहते हैं there is always a room for improvement. इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। तो सर ठीक है, अकाउंटिंग वालों ने बेशुमार असूल तो बनाए हुए हैं, लेकिन कभी कभार ट्रांजैक्शंस ऐसी भी आ जाती हैं कि उसका अकाउंटिंग का कोई वो नहीं होता। तो उस सूरत में क्या करना है, ये फ्रेमवर्क आपको बताता है कि फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए। टू असिस्ट ऑल पार्टीज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड्स। जितने भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको ये इस काबिल बनाता है कि भाई आप किस तरीके से स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। To contribute to the stated mission of the IFRS Foundation ISB, that is to develop the standards that bring transparency, accountability and efficiency to financial markets around the world. वो कहता है कि भाईजान इस तरीके के स्टैंडर्ड्स हमने बनाने हैं जिससे अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि हर चीज़ विजिबल नजर आए। ऐसा ना हो कि प्रेपरर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने उसके अंदर कोई इस तरह की हरकतें की हों जिससे यूजर्स को जो है वो चीज़ें नजर ना आ रही हों। तो ये जो इन्होंने प्रोविजन का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जी आप उसको फेस पे दिखाएं इस तरीके से लेस करके, पता ना आपको, इसकी ग्रॉस में से माइनस करके, ये इसीलिए है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, ये मैंने आपको बता दिया, बुनियाद देते हैं कि किस तरीके से स्टैंडर्ड्स होने हैं जी, इसके बारे में बात आगे भी हो रही है। टू प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्ड्स दैट स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल एंड मैनेजमेंट। टू प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी, दैट इज द यूज ऑफ अ सिंगल ट्रस्टेड अकाउंटिंग लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। तो इसका मतलब है कि सब लोगों ने अकाउंटिंग एक ही तरीके से करनी है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा अपनी अपनी मर्जी की अकाउंटिंग कर रहा है। तो बहरहाल ये तो पर्पज हो गया। स्टेटस में मैं आपको बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। स्टेटस में वही बात है जो मैंने सबसे पहले कही थी कि भाई ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको ऑब्जेक्टिव दे रहा है, एक बुनियाद फराहम कर रहा है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बचपन में पढ़ा था आपने।
इंट्रो में पढ़ा था, कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तो सर ये वो एलिमेंट्स हैं। अब आप कहेंगे वापस हम इंट्रो में ले गए, आप अगले सफे पे बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर ये बात है। अच्छा, इसके बाद जो लर्निंग आउटकम 2 है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो भाई साहब कहते हैं कि ठीक है मेरे भाई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद होती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, यह बात भी तो जरूरी है। वो कहता है कि भाईजान 2 बातें तो लाजमी होनी चाहिए, 2 बातें तो लाजमी होनी चाहिए। एक है रेलेवेंस और एक है फेथफुल प्रेजेंटेशन। वो कहता है कि अगर आपके लिए मालूमात यूजफुल है ना, तो कैसे पता लगेगा कि यह मालूमात यूजफुल है? वो कहता है 2 चीजें चेक कर लो, रेलेवेंस और फेथफुल प्रेजेंटेशन। अब ये होता क्या है सर? रेलेवेंस क्या होता है? रेलेवेंस ये होता है कि अगर इंफॉर्मेशन से आपके डिसीजन पे कोई असर पड़े तो वो बात आपसे रेलेवेंस है। मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जंग लग गई है, आपको क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब है दिस इंफॉर्मेशन इज इररेलेवेंट फॉर यू। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आई कैप ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की तादाद 2 कर दी है FAIR 1 के लिए, हाँ मिसाल के तौर पे, कहने में क्या है, तो फिर आपको फर्क पड़ेगा? असर आप पे फिर नहीं हो रहा, पढ़ना आपने फिर नहीं है। अच्छा नहीं, इस पे असर पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन आपसे रेलेवेंट है, क्योंकि अब आपके डिसीजंस बदलना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं। जब वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको देखते हैं, तो वो देख के अगर तो अपना फैसला बदल लें, तो इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन उनसे रेलेवेंट है। लेकिन अगर वो फैसला ना बदलें, उनको असर ही ना पड़े, तो इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन इरेलेवेंट है। अब वो कहता है कि जी रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस इन द डिसीजंस मेड बाय द यूजर्स। Information may be capable of making a difference in a decision even if some users choose not to take advantage of it or are already aware of it from other sources. The relevance of information is affected by its materiality. नॉर्मली जब आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाते हैं ना, और आप ये सोच रहे होते हैं कि जी मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो उसके अंदर हर इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट ही होती है। लेकिन सर रेलेवेंट का मयार जो है ना, वो मटीरियलिटी से भी है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे जैसे बंदे की जेब से 10 रुपए गिर जाएंगे ना, तो वो पूरा दिन बैठ के 10 रुपए ढूंढता रहेगा, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं और मेरे लिए 10 रुपए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब से कोई 5-5 हजार की कोई 2-3 वो बंडल भी गिर जाएंगे ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर रिच पीपल। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे लिए 10 रुपए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, रेलेवेंट है। आपके लिए 5-5 हजार की 3 बंडल यानी कि 15 लाख रुपए मायने नहीं रखते, गिर भी जाएंगे तो आप कहेंगे चलो खैर है, चलो खैर है। तो इसको कहते हैं मटीरियलिटी। मटीरियलिटी होती है अहमियत, कि किस चीज की अहमियत ज्यादा है, किस चीज की अहमियत कम है। हम जब ऑडिट करने जाते हैं, जब आप लोग इंशाल्लाह आर्टिकल्स में जाएंगे और ऑडिट करने जाएंगे, तो वहां पे ना आपको आपके सीनियर कहेंगे कि एक्सपेंसेस का एरिया ना तुम वेरीफाई कर लो कि ये जो एक्सपेंसेस लिखे हुए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ये कंपनी ने ठीक लिखे हुए कि नहीं। अब आप देखेंगे कि कंपनी की सेल्स मिसाल के तौर पर है 1 अरब रुपए की, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई मिसाल के तौर पे 400 मिलियन की, और एक्सपेंसेस जो इसके नीचे हैं वो लिखे हुए 300 मिलियन के। उसने आपको कहा कॉस्ट ऑफ सेल का 400 मिलियन भी वेरीफाई कर लो और ये वाले एक्सपेंसेस का 300 मिलियन भी वेरीफाई कर लो, टोटल 700 मिलियन बनता है, यानी 70 करोड़, अच्छी खासी अमाउंट बनती है। आप गए कंपनी के जो मैनेजर थे उनके पास और कहा कि मेरे भाई आप लोगों ने ये एंट्रीज पोस्ट किया, सर ये एक एंट्री थोड़ी होगी, ये लेजर होगा, उसके अंदर हजारों तरह के एक्सपेंसेस होंगे, उन सबकी एंट्रीज पोस्ट हुई होंगी, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। आप कहेंगे सारी रसीदें मुझे दो, मैं जरा चेक करना चाहता हूं, इन सब बिल का टोटल करके देखूंगा कि क्या ये वाकई 300 और 400 बनता है। ले जी, उसने आपको बिल दिए, आपने वेरीफाई करने शुरू किए, तो पता ये लगा कि भाईजान बीच में एक बिल ऐसा है 100 रुपए का, जो कि असल में 10 रुपए का है, लेकिन कंपनी ने उसको ना 100 रुपया लिखा हुआ है। आप हटा डाल के बैठ गए, आप हटा डाल के बैठ गए कि भाई ये तुमने 10 को 100 कैसे लिखा, तुमने 90 रुपए का एक्सपेंस क्यों ज्यादा चार्ज किया। आपने 6 दिन इसी पे लड़ के जाया कर दिए, आपने 6 दिन यही लड़ के जाया कर दिए भाई, कि तुमने 10 को 100 क्यों लिखा हुआ है, तुमने 90 रुपए ज्यादा क्यों एक्सपेंस चार्ज किए हैं। आप जब आपका सीनियर आपसे 6 दिन बाद पूछेगा ना, हाँ भी कितना काम हुआ, आप कहेंगे सर मैं तो एक बिल पे जो है वो आराम से बैठा हूं, मुझे तो इस बिल पे टेंशन पड़ी हुई है, वो 10 रुपए का खर्चा था, उसने 100 रुपया लिखा हुआ है। सीनियर आपको उठा के खिड़की से बाहर फेंक देगा,
कहेगा खुदा के बंदे, यहां अरबों रुपए की बात हो रही है, वो तू 90 रुपए पे बैठा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट होता है मटीरियलिटी का, कि भाई इस 1 अरब के सामने देखो कौन सी चीज मैटर करती है। ये 90 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ना। इस 1 अरब में से चलो 90 रुपए का प्रॉफिट कम ज्यादा कर दो कि किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो कहता है कि जब आप ऑडिट करेंगे तो मटीरियलिटी को जहन में रखना है आपने। तो इसीलिए वहां पे हर वॉचर मुंह उठा के चेक करना नहीं शुरू कर देना। जो आपकी मटीरियलिटी से ऊपर होगा आपने सिर्फ उसको चेक करना होता है। अब ये मटीरियलिटी डिफाइन कैसे होती है, इसके बेशुमार तरीके हैं। कोई इसका 5% ले लेते हैं, कोई एसेट्स का 1% ले लेता है, कोई प्रॉफिट का 15% ले लेता है। ये हर फर्म का, हर ऑडिट का, हर कंपनी का डिफरेंट क्राइटेरिया है, जो कि जब आप ऑडिट पे जाएंगे वहां से आपको पता लगेगा। लेकिन कहने का मकसद यह है कि हम मटेरियल बड़ी चीजों को देख रहे होते हैं, पैटी चीजों को नहीं देख रहे होते। अक्सर आप लोगों के घरों में जो कॉइन्स होते हैं ना, वो वैसे ही सोफे की गद्दी उठाओ ना, नीचे से निकल रहे होते हैं, इसलिए कि आपके लिए वो कॉइन्स इमटेरियल है, मैटर ही नहीं करते। तो ये मैं बात आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं कि भाईजान रेलेवेंस का ताल्लुक मटेरियलिटी के साथ भी है, कि अगर अमाउंट बड़ी होगी तो तब ही वो रेलेवेंट होगी, अगर छोटी अमाउंट होगी ना तो नॉर्मली वो रेलेवेंट नहीं होती। ये आपको वो समझाना चाह रहा है। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन की क्वालिटी है या नहीं है, रेलेवेंस से पता लगेगा। ओके। और दूसरी बात है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। सर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई? ईमानदारी होनी चाहिए। अच्छा, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, financial reports represent economic phenomena in words and numbers. To be useful, financial information must not only represent relevant phenomena, but it must also faithfully represent the substance of the phenomena that it purports to represent. Although in many circumstances the substance of an economic phenomenon and its legal form are the same, an accountant should be careful to identify when this might not be the case. To be a perfectly faithful representation, a depiction would have 3 characteristics. वो मेरा भाई कहता है कि फेथफुल होने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। इट वुड बी कंप्लीट, वो कहता है कि इंफॉर्मेशन मुकम्मल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने एंट्रीज मिस की हुई है, उसके अंदर से मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर अ यूजर टू अंडरस्टैंड द फेनोमेनन बीइंग डिपिक्टेड, कंप्लीट होनी चाहिए। यार जरा पानी की बोतल तो नहीं, पानी की जरूरत पड़ गई है। दूसरा पॉइंट है न्यूट्रल, विदाउट बायस इन द सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इंफॉर्मेशन ये क्या हुआ, क्यों मसला हुआ है? मुझे तो वैसे खांसी हुई थी, आपको क्या प्रॉब्लम हुई? आप क्यों हंस रहे हैं? मैं जुमला पढ़ रहा हूं, आप लोग हंस रहे हैं यार, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं आप। अहमद भाई कुछ हुआ यार? नहीं हंस रहे। न्यूट्रल विदाउट बायस इन द सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल, यार हद हो गई। तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन बिल्कुल न्यूट्रल, गैर जानिबदार होनी चाहिए, ना इधर की होनी चाहिए ना उधर की होनी चाहिए। ओके। और बिल्कुल ये नहीं है कि जी कुछ चीजें उठा के आपने शामिल कर दी, कुछ चीजों को उठा के बाहर निकाल दिया, नहीं। जो चीज बनती है उसको आना चाहिए, जो नहीं बनती उसको नहीं आना चाहिए। दैट्स वेरी क्लियर। पता नहीं क्यों हंस रहे हैं आप लोग। फ्री फ्रॉम एरर, गलतियों से पाक, कोलेस्ट्रॉल से पाक, साफ शफाफ होनी चाहिए। डज नॉट मीन एक्यूरेट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, अ रिलायबल एस्टिमेट इज एक्सेप्टेबल। वो कहता है कि भाईजान कुछ थोड़ा बहुत एस्टिमेट भी चलता है, जैसे डेप्रिसिएशन की बात होगी, जैसे प्रोविजन की बात होगी, थोड़ा बहुत चलेगा। तो ये 3 चीजें अगर होगी ना तो इंफॉर्मेशन फेथफुल होगी। तो सर ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन में दे देंगे तो इट मींस कि आपकी इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है। लेकिन वो कहता है कि भाई इन दोनों चीजों को एनहेंस करने के लिए ना 4 चीजें और भी होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले है जी कंपेरेबिलिटी, दूसरी है वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस, और चौथी क्या है? वो कहता है कि इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ना ये 4 चीजें और भी हो सकती हैं। मेन चीजें 2 ही हैं, लेकिन इनको बेहतर करने के लिए 4 चीजें और भी हो सकती हैं। कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी होता है कि भाईजान आप इंफॉर्मेशन को ना कंपेयर कर सकें दूसरी कंपनी की इंफॉर्मेशन के साथ। तो अगर आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरीके से प्रिपेयर ही नहीं हुई कि वो दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर हो सके, तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कंपेरेबिलिटी enables users to identify and understand similarities in
एंड डिफरेंसेस अमंग आइटम्स। तो डिफरेंट दो कंपनीज की जब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जैसे रेशियो एनालिसिस था, उसके अंदर आपको दो कंपनीज की इंफॉर्मेशन मिलती थी, तो उसके अंदर कंपेरेबिलिटी होती थी, तो हम इसलिए उसको देखते थे। और इसमें आपको यह बात भी बताई गई थी, आपको शायद याद हो कि ना याद हो, कि पिछले साल का अगर डाटा आप इस साल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, तो यह जरूरी है कि जो आइटम्स पिछले साल कंसिडर हुई थी वही आइटम्स इस साल कंसिडर होनी चाहिए। यानी अगर पिछले साल करंट एसेट में 6 चीजें थी, तो इस साल भी 6 ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि पिछले साल 8 थी और इस साल आपने उसमें से 2 निकाल के कहीं और क्लासिफाई कर दी और 6 कर दी है, ऐसा नहीं, वो कंपेरेबिलिटी नहीं है। तो सर ये कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद इसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है जी, कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड टू कंपेरेबिलिटी बट इट्स नॉट द सेम। Consistency refers to the use of same methods for the same items either from period to period within a reporting entity or on a single period across entities। सर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक साल कॉस्ट मॉडल चल रहा है, अगले साल रिवॉल्यूशन मॉडल चल रहा है, फिर कॉस्ट मॉडल चल रहा है, फिर रिवॉल्यूशन मॉडल चल रहा है, या एक साल वेटेड एवरेज है फिर FIFO है, फिर वेटेड एवरेज है फिर FIFO है। वो कह रहे हैं ऐसी फनकारियां नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अगर आप ये काम सब करेंगे तो फिर कंपेरेबिलिटी आएगी, अदरवाइज तो कंपेरेबिलिटी ऑब्वियसली नहीं आएगी। पिछले साल वेटेड एवरेज था, इस साल FIFO हो गया, कैसे कंपेरेबिलिटी आएगी? पॉसिबल ही नहीं है। फिर है जी वेरीफेबिलिटी, इंफॉर्मेशन वेरीफाई होनी चाहिए। This quality helps to assure users that information faithfully represents the economic phenomena it purports to represent. Verifiability means that different knowledgeable and independent observers could reach consensus that a particular depiction is a faithful representation। वो कहता है कि आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप थर्ड पार्टी ऑडिटर बुला लें तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को देख के कहे भाई इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही होना चाहिए था, इसने ठीक किया हुआ है, मैं इसको वेरीफाई करता हूं। ओके लेकिन वो कहते हैं कि वेरिफिकेशन दो तरह की हो सकती है, नीचे लिखा हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये सारे काम ना आप ऑडिट में भी पढ़ेंगे और ऑडिट करते हुए भी आप ये सारे इंप्लीमेंट करेंगे। डायरेक्ट वेरिफिकेशन मींस वेरिफिकेशन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कहा कि भाई जाके देखो, इन्होंने लिखा हुआ है कि इनके पास क्लोजिंग कैश जो है ना बैलेंस शीट में लाख रुपए आ रहा है, तो आप जाके क्या करेंगे? आप जारी बात है जाके गिनेंगे ही ना इसको, और क्या कर सकते हैं आप? तो ये डायरेक्ट काम आपने खुद किया है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिफिकेशन। इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन क्या होती है? मींस चेकिंग द इनपुट्स टू अ मॉडल, फॉर्मूला और अदर टेक्निक and recalculating the outputs using the same methodology. For example, the carrying amount of inventory might be verified by checking the inputs। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी ने अपने सैलरी एक्सपेंसेस यकम जुलाई 22 से लेके 30 जून 23 तक लिखे हुए थे 120 रुपए। अब एक तरीका तो यह है कि आप इन सब लोगों की डिटेल निकाल लें और डिटेल निकालने के बाद आप एक एक वॉचर चेक करें, एक एक चेक करें जो इनको पे हुआ है, और बैंक स्टेटमेंट कंपनी की निकाल के देख लेंगे क्या वाकई इतने पैसे 120 रुपए निकले हुए। एक तरीका तो यह है जो कि डायरेक्ट वेरिफिकेशन के जुमरे में आएगा। दूसरा तरीका यह है कि थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। आप कहेंगे कि भाई जुलाई 22 से पहले महीना था जून 22 का, ओके बोले जून 22 का महीना था। जून 22 के महीने में जो लोगों का पेरोल था ना वो 100 रुपया पूरे साल का था, या चले एक महीने पे आ जाए, वो था 10 रुपए पर मंथ। ये तो पूरे साल का है ना, पूरे साल का है फॉर ईयर। 10 रुपए पर मंथ था जून के महीने में। जुलाई के महीने में अगर मैं देखूं ना तो 5 लोगों ने ज्वाइन किया था जिससे सैलरी मेरी बढ़ के ना तो 15 रुपए हो गई थी, और जुलाई के महीने में 3 लोगों ने रिजाइन किया था जिससे सैलरी 3 रुपए कम होके 12 रुपए पे आ गई थी। तो अगर 12 रुपए सैलरी है तो पूरा साल में अगर इन्हीं लोगों को सैलरी पे की होगी तो ये कितनी बनेगी? 144। वो तेरी, ये तो डिफरेंस आ गया। बात समझ आ रही है कुछ? तो आपने ये काम क्या किया? असल में आपने ये एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया है। एनालिटिकल बोलते हैं इसको। थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी एनालिटिकल, थोड़ा सा जरा जिसे कहते हैं ना फनकारी लगाई है। तो ये काम आपने किया है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के उसमें आता है। ओके तो ये जो आप कहते हैं ना कि यार वो वहां से इतने पे गया होगा तो यहां किया होगा तो ऐसे किया होगा, ये जो आप इस तरह से बात करते हैं ना, इसको इनडायरेक्ट की बात करते हैं। तो ये वो कह रहा है कि जी इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन मींस चेकिंग द इनपुट्स, फॉर्मूला और अदर टेक्निक एंड रीकैलकुलेटिंग द आउटपुट्स यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी। ये ना एफबीआर वाले ऐसे करते हैं, एफबीआर वाले ऐसे करते हैं
ये अगर लेस की बात करें ना, तो अगर लेस वालों ने ये लिखा हुआ है ना कि हमने एक महीने में 1000 किलो आलू खरीदे हैं, तो वो उसी एनालिटिक्स से देखेंगे कि यार 1000 किलो आलू से कितने चिप्स बनेंगे। उन्होंने कहा यार हो सकता है इनके ना 800 पैकेट बन जाए। 800 में से ये लोग कहते हैं कि 500 हमने सेल कर दिए जिसपे इन्होंने सेल टैक्स दिया हुआ है, तो 300 तो इनके पास होने चाहिए ना। तो ये जाके चेक करेंगे, बताओ 300 तो हमारे पास पड़े हैं। ये ऐसे एनालिटिक्स पे चलते हैं ये लोग, ये होती है इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। ओके, ये काम आप लोग ऑडिट में यही काम करेंगे, और जिसका ये एरिया जितना ज्यादा अच्छा होगा ना, वो उतना ही ज्यादा दुर्शंदा सितारा होगा अपने फर्म के अंदर। ओके, तीसरी है टाइमलीनेस। सर अगर मैं मार्च के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस रख लूं ना, किसी काम की है? यस सर। हाँ, वो कह रहा है काम की है, लेकिन वो तरह एक हालात और हो जाए ना उस वक्त। सर वो आपके किसी काम की नहीं है, तो इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन वक्त पे आनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, सर इंफॉर्मेशन की समझ भी आनी चाहिए। तो जो प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है उसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। सर ये जाके आपने पढ़ना है, ये नहीं है कि बस पढ़ा हुआ है। अभी एलिमेंट्स पढ़े हुए थे मेरे भाई ने, देख लिया मैंने। ओके, तो इसका मतलब है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए दो चीजें लाजमी हैं, और इन दो चीजों को एनहांस करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये चार चीजें हो सकती हैं। अगले सफे पे आइए, कॉस्ट कंस्ट्रेंट ऑन यूजफुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वो कहता है कि भाईजान यूजफुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए ना ऑब्वियसली आपको बंदे भी जरा कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखने पड़ेंगे। पीआरसी पास रख लेंगे तो सस्ते तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हाल होगा ना, वो सबको पता है, वो सबको पता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ठीक है, आपने अगर 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिए और उनको सैलरी आपने 5-5 लाख रुपया दी महीना, तो 50 लोगों की कितनी बनेगी? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ ही बनेगी ना? नहीं, 25 लाख बनेगी, सॉरी। नहीं, 5, 10, 15, 20, नहीं सॉरी, वो तो 5 की बनेगी। 50 की 2.5 करोड़ ही बनेगी, सॉरी। 2.5 करोड़ महीने की आप उसको सैलरी दे रहे हैं, और आपकी महीने की सेल है 50 लाख रुपया। हाँ, महीने की सेल है 50 लाख, लेकिन आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेहतरीन बनाने के लिए ना 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हैं, सबको 5-5 लाख पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाईजान ठीक है, अन्नी नहीं मचानी आपने, तो ये देख लेना है कि जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं ना, उससे जो बेनिफिट्स मिले वो उससे ज्यादा मिले, ये भी जेहन में रख लेना आपने। तो ये बात 2.4 में लिखी हुई है। लर्निंग आउटकम 3 आपको आता है, रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन। कौन सी चीज आपने कब रिकॉग्नाइज करनी है, कौन सी चीज आपने कब डी रिकॉग्नाइज करनी है। तो अगर हम IAS 16 की मिसाल ले लें, तो सर एसेट कब रिकॉग्नाइज होता है जी? अवेलेबल फॉर यूज होता है वो। डेप्रिसिएशन तो सॉरी अवेलेबल फॉर यूज होता है ना, जब वो अवेलेबल फॉर यूज होता है तब आप उसको एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उससे पहले या तो अगर बना बनाया खरीद रहे हैं तो वो डेबिट एसेट होता ही नहीं है, और अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो CWIP में होता है, तो एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होता। तो इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एसेट्स का क्या होगा। तो ये आपको सारा पता है, आप इसको एक दफा पढ़ लेंगे, ये 2-3 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा, और आगे इसके एग्जांपल्स हैं। डी रिकॉग्निशन आपको आता है, ये भी आप देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लर्निंग आउटकम 4, मैं असल में ना इंतजार कर रहा हूं लर्निंग आउटकम 5 का, असल में कहानी उसके अंदर है सारी। अच्छा, लर्निंग आउटकम 4 जो है ना, ये भी आता है आपको? नहीं नहीं, ये देखें, अभी पढ़ते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कहता है कि ये जो एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं ना, इनको आप मेजर कैसे करते हैं। एक तरीका है 4.1.1 हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट? जिस पे खरीदा था। अब नहीं आता आपको जी, मतलब कह रहा हूं आता है। तो वो कहता है कि भाईजान ये होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस पे आपने एक्चुअल खरीदा होता है। तो एक तरीके कार तो ये होता है कि आप उसको ना जिस वैल्यू पे खरीदो ना उसी पे रहने दें। मेरे ख्याल में ये कॉस्ट मॉडल है, मेरे ख्याल में ये कॉस्ट मॉडल की बात कर रहा है कि आपने एसेट 100 का खरीदा था तो वो 100 भी पड़ा हुआ है, बट डेप्रिशिएट करके बुक वैल्यू पे लेके आ रहे हैं, लेकिन पड़ा तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है। दूसरा है जी करंट वैल्यू। हाँ, ये कौन सा मॉडल है? ये रिवैल्यूएशन मॉडल है। करंट वैल्यू मेजर्स प्रोवाइड मॉनिटरी इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस यूजिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट कंडीशंस एट द मेजरमेंट डेट। मेजरमेंट डेट क्या होती है? सर आपको 3 चीजें लिखवाई थी, रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है? एट एवरी बैलेंस शीट डेट, साल का आखिरी दिन, ये लिखवाया था ना। तो वो कहता है साल के आखिरी दिन क्या वैल्यू होगी एट द मेजरमेंट डेट, और वो आपको पता है
कि अगर करंट वैल्यू की आप बात करते हैं तो वो रिवैल्यूएशन मॉडल में ही हम उसको अपडेट कर रहे होते हैं हर साल कि इस साल इसकी वैल्यू क्या है, इस साल इसकी वैल्यू क्या है। ये काम हमने बहुत दफा किया हुआ है। अब उसमें वो कहता है जी करंट वैल्यू की जो मेजरमेंट बेसिस है ना वो दो होती हैं, एक तो होता है फेयर वैल्यू, और ये काम हमने IAS 16 में बहुत दफा किया है कि हमें सवाल के अंदर उसकी फेयर वैल्यू या मार्केट प्राइस दे दी जाती थी और हम अपने एसेट को उससे इंक्रीज कर लेते थे, तो दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। दूसरा आपने IAS 36 में काम किया है वैल्यू इन यूज, वो किया है कि नहीं? अब इसमें वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ एन एसेट एंड फ्रॉम इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल। यही काम करते थे, अगले 3 4 5 सालों के कैश फ्लो में दिए होते थे, उसकी 5 साल के बाद डिस्पोजल वैल्यू दी होती थी, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करते थे तो वैल्यू इन यूज आ जाती थी, तो हम कहते थे ये भी हमारे एसेट की आज की वैल्यू है कि चूंकि इस एसेट से फ्यूचर में ये कैश फ्लोज हमें रिसीव होने हैं तो यही इसकी वैल्यू है। फुलफिलमेंट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश और अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी ऑब्लाइज्ड टू ट्रांसफर एज इट फुलफिल्स द लायबिलिटी। सर ये फुलफिलमेंट वैल्यू होती है उस कैश की जो कि हमें फ्यूचर में ट्रांसफर करना पड़ेगा लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, शायद ये लायबिलिटी की वैल्यू निकालने का तरीका है। तो वैल्यू इन यूज तो एसेट की वैल्यू निकल आई ना, लायबिलिटी की भी तो कोई वैल्यू होगी आज की, वो क्या होती है? वो कहता है कि भाईजान आपने जो अमाउंट फ्यूचर में ट्रांसफर करनी है किसी शख्स को इस लायबिलिटी को सेटल करने के अगेंस्ट, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो वो ही उसकी आज की वैल्यू होगी। अच्छा ये बात ना थोड़ी सी जेन में समझ नहीं आती कि यार ये क्या फजूल बात है। मैंने अगर किसी शख्स से 1000 रुपए का कर्जा लिया हुआ है और मैंने 3 साल के बाद वापस करना है, तो 1000 तो 1000 ही है ना, वो तो लायबिलिटी में 1000 पे ही पड़ा होगा ना। क्या ख्याल है? मैंने अगर किसी से कर्जा लिया तो क्या मैं क्रेडिट लोन नहीं करूंगा 1000 से? लायबिलिटी में 1000 से पड़ा होगा और 3 साल बाद भी मैंने 1000 वापस करना है, तो मतलब क्या मतलब है ये कि ये 1000 की आज की प्रेजेंट वैल्यू, क्या मतलब बात है जी? समझ नहीं आती। तो सर जी बिल्कुल आपको ना ये बात थोड़ी सी जो है ना यहां पे समझने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर लेता हूं कि आपने 3 साल बाद अगर 1000 उसको पे करना है तो आज इस 1000 की वैल्यू 1000 तो नहीं ना होगी, कम होगी, तो बेसिकली ये आज इसकी वैल्यू है, वो 800 होगी, वो 750 होगी, वो 850 होगी, आपको पता है कि प्रेजेंट में कम हो जाती है। तो बेसिकली ये चीज है। इसका एक कॉन्सेप्ट है BFD के अंदर, BFD के अंदर आप ये बात ना बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पे कंपनी की वैल्यू निकालने का ना एक तरीका है, बल्कि तरीके तो 5-6 लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे मुस्तनद तरीका है, उसके अंदर ये सारी बातें जो है ना वो बिल्कुल मौजूद होती हैं, जिसमें आप जो है वो कंपनी के कैपिटल की कॉस्ट भी निकालते हैं, कंपनी के डेट की जो कर्जा होता है उसकी भी कॉस्ट निकालते हैं, कंपनी की इक्विटी की भी मार्केट वैल्यू निकालते हैं और कंपनी के डेट की भी मार्केट वैल्यू निकालते हैं। आप कहते हैं डेट की क्या मार्केट वैल्यू होती है? तो वहां पे आप निकालना सीखेंगे, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, वहां पे आपको 1 महीना लग जाएगा इस सीखने में। तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा ना पहुंचेंगे, अगर आप वहां तक, अगर आपने चाहा तो इंशाल्लाह, अल्लाह तो इंशाल्लाह चाहेगा ही, आप चाहेंगे तो दुआ करेंगे तो अल्लाह तो चाहेगा, लेकिन मसला ये है कि पहली चीज़ है कि आप चाहें, वो मसला है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि आज की वैल्यू दो तरीके से निकल सकती है, या तो फेयर वैल्यू के तौर पे या फिर वैल्यू इन यूज के तौर पे। ओके, और लाइब्रेरीज के लिए फुलफिलमेंट वैल्यू। तीसरा तरीका, वजह 2 मिनट दें, 2 मिनट खत्म हो गया चैप्टर बस। तीसरा है जी करंट कॉस्ट। नहीं खत्म नहीं हुआ, 2 सफे रह गए। मैं तो असल में 5 लर्निंग आउटकम 5 पे पहुंचना चाह रहा हूं, असल में चीज ही हुआ है बताने वाली, बाकी तो ये मजाक ही कर रहा हूं मैं आपके साथ। मतलब एलिमेंट्स बता रहा हूं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बचपन में पढ़े थे, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंस FAR 1 में पढ़े, आखिरी क्लास में 102 लेक्चर में ये पढ़े एलिमेंट्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अजीब लोग हैं। द करंट कॉस्ट क्या होती है? करंट कॉस्ट क्या होती है? आज मार्केट में कितने का मिल रहा है, आज की वैल्यू। मतलब नहीं, होंडा सिविक का 18 मॉडल है आपके पास, उसकी फेयर वैल्यू 50 लाख है मिसाल के तौर पे, लेकिन होंडा सिविक नहीं भी 50 लाख की है, बस ये करंट कॉस्ट है, ये करंट कॉस्ट है। ओके, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं आज नहीं समझ लें, फेयर वैल्यू आपके एसेट की मार्केट वैल्यू और करंट कॉस्ट ब्रांड न्यू एसेट की मार्केट वैल्यू, बस से ब्रांड न्यू एसेट की वैल्यू। मॉडल को छोड़े चले, आपके पास 2002 की सिविक है, वो तो यही मॉडल था ना, ठीक है, या चलो छोड़ो, दबल मैं हैरान कर लो, अब ठीक है, सदाबहार
1990 भी वही और 2024 भी वही। तो सर अगर आपके पास 2005 मॉडल मेहरान है, उसकी मार्केट में वैल्यू लगवाने जाए तो लगेगी 225 रुपए, वो उसकी फेयर वैल्यू है। और जब ब्रांड न्यू खरीदना चाहेंगे वो आपको मिलेगी 19 लाख रुपए की, वो करंट कॉस्ट है। तो ये 3 तरीके हैं एसेट की वैल्यू निकालने के, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन इसमें फेयर वैल्यू ही है। फेयर वैल्यू है क्योंकि वो बेसिकली इक्विवेलेंट एसेट का होता है। क्या होता है? इन्फ्लेशन। मेरा भाई लर्निंग आउटकम 5 पे आ गया। आ जाओ मेरा भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। ओ मैन, ओ मैन। एग्जाम्पल 6 हो गया यार कंप्लीट। अब मैं क्या बताऊं इसमें? मैं इसमें क्या बताऊं दोस्त? नहीं, मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या बताऊं? मैं वैल्यू इन यूज में क्या बताऊं? आज 36 पूरा उस पर टाइम लगाया हुआ है, मैं क्या बताऊं? यार अजीब लोग हैं जी। सर सर जरूरी है तो मैंने बता तो दिया, स्किप तो नहीं किया मैंने। नहीं, कौन सी चीज रह गई है? ये आप लोगों ने पढ़ना जाके। अब सर इसको आपने पढ़ना है, आपको आता है सारा। ये पेपर में अगर आ गया हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, अपने अल्फाज में लिख लेंगे। अंग्रेजी आती है, इज एम आर आता है, ही शी इट आता है, तो बस ठीक है। बस आपने अपने अल्फाज को बेहतर अल्फाज में लिख दीजिएगा। ओके, ये मत लिख दीजिएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट इज आई वॉज गोइंग टू द मार्केट एंड देयर वॉज एन एसेट whose cost were इतने एंड दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो बस ठीक है, फिर नतीजा भी फिर वैसे ही आना है, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। बट ठीक है, जो भी होगा बस सही है। अच्छा जी, मेजरमेंट ऑफ इक्विटी पेज 466 के टॉप पे है, 4.2 लिखा हुआ है। एसेट की उसने बता दिया कि मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, फेयर वैल्यू है, वैल्यू इन यूज है, या करंट कॉस्ट है। लायबिलिटी के लिए भी हिस्टोरिकल कॉस्ट है या फिर उसकी फेयर वैल्यू है, जो कि आप बीएफडी में निकालना सीखेंगे, और उसने फुलफिलमेंट वैल्यू बता दी। इक्विटी जो है असल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इक्विटी मेरा भाई कंपनी की सादा जबान में बात करें तो एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दें तो इक्विटी आ जाती है। ये होती है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। लेकिन जब हम बात करते हैं ना उसकी मार्केट वैल्यू की, तो इसके मार्केट वैल्यू को निकालने के, जैसे मैंने आपको बताया, बीएफडी में डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका उसके अंदर जो सबसे मुस्तनद है वो है फ्री कैश फ्लो मेथड। फ्री कैश फ्लो मेथड, अगर आप ये कहें, फॉर एग्जांपल मैं नेस्ले की बात करूं, नेस्ले अगर कहे जी मेरे पास एसेट 100 रुपए के हैं और 80 रुपए की लायबिलिटीज हैं, तो आप कहेंगे तुम्हारी वैल्यू तो 20 रुपए की है। कहेगा नहीं भाई, ये मेरी वैल्यू, आपने अच्छा तरीका इस्तेमाल नहीं किया मेरी वैल्यू निकालने का। अच्छा इस तरीके से ना जो कंपनी का गुडविल होती है ना, कंपनी का जो नाम होता है, वो स्किप हो जाता है। वो कहते हैं कि मेरा भाई देखो मेरी बात सुनो, आपको वैल्यू ऐसे निकालनी चाहिए कि मेरा ये बिजनेस फ्यूचर में कितने कैश फ्लोज जनरेट करेगा, आपने वो एस्टिमेट करना है। जैसे हम वैल्यू यूज करते थे, वो कहता है भाईजान मेरा बिजनेस अगर ताहयात चलेगा, इंफिनिटी तक चलेगा, देयर इज नो कैद, फिर बताओ वैल्यू क्या है। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई यार, मतलब हमने तो 3 साल तक को पीछे लाना है, 5 साल तक पीछे लाना है, ये ताहयात क्या होता है? तो सर ताहयात होता है, आपको बीएफडी में सिखाया जाएगा कि अगले 5 साल तक आप कैश फ्लो एस्टिमेट करेंगे, फिर 5 साल से लेके इनफिनिट तक जितने कैश फ्लो होंगे उनको निकालना सीखेंगे, सबको आज की वैल्यू पे लेकर आएंगे, और फिर आपके कंपनी की वैल्यू निकलेगी जो कि इससे कहीं ज्यादा होगी, इससे कहीं ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी जो कंपनी की गुडविल है, आपकी कंपनी का जो नाम है वो शामिल है। यूं तो आप जाके कह सकते हैं मैकडॉनल्ड्स को कि मैकडॉनल्ड तुम तो लॉस में हो, आजकल तो वैसे ही लॉस में हो, तुम तो लॉस में हो, तुम्हारे ऊपर तो लायबिलिटीज चढ़ी हुई है, तुम्हारी तो लायबिलिटीज ऑलमोस्ट एसेट के बराबर है, और ये लो 10 रुपए मुझे दे दो। मैकडॉनल्ड कहेगा एम ही दे दूं, ये जो मैंने एक ब्रांड बनाया हुआ है मैकडॉनल्ड्स, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैकडॉनल्ड्स ऐसा ब्रांड है कि अगर आप उसको गिलगित, हुंजा, मरी, कश्मीर, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे खोल देंगे, 1 मिनट में उसने चल जाना है, आपको कोई मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, दूर से लोगों को एम नजर आना है, चक्कर ही कोई नहीं। मरी के मैकडॉनल्ड चले जाए, हर वक्त भरा रहता है। लेकिन अगर आपने सोचा ऐसी की तैसी मैकडॉनल्ड की, मैं ओपन करूंगा शौकत बर्गर कॉर्नर, अब मुझे बताइए, अब दुनिया खुद चल के आएगी आपके पास। हम तो मैकडॉनल्ड को छोड़ के शौकत के पास जाएंगे,
हाँ जी, आ गए शौकत के पास लोग। आपको अच्छी खासी मार्केटिंग करनी पड़ेगी सर, अच्छी खासी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो जो लोग खुद चल के मैकडॉनल्ड्स आएंगे ना, असल में आपसे वो कह रहा है, वो पैसे इसके अंदर मिसिंग है भाई। तो इसीलिए इसीलिए मेरे भाई वो जो मेथड है ना वो सही है। तो मेजरमेंट ऑफ इक्विटी के बारे में वो ये बात यहां पे कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बात इसके अंदर मौजूद है। द टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी इज नॉट मेजर्ड डायरेक्टली, इट इक्वल्स द टोटल ऑफ द कैरिंग अमाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स लेस ऑल लायबिलिटीज। वो बोले बात समझ आ गई। अगली बात देखें, बिकॉज द जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट डिजाइन टू शो एन एंटिटीज वैल्यू, द टोटल कैरिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी विल नॉट इक्वल। वो कहता है चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बुक वैल्यू पे बनी होती हैं, आपकी जो ये वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू जो कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट माइनस बुक वैल्यू लायबिलिटीज आई है, ये किसके बराबर नहीं होगी? द मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू के बराबर कभी भी नहीं होगी। The amount that could be raised by selling the entity as a whole on a going concern basis. Going concern कहते हैं कि अगर हम ये एज्यूम कर लेना कि कंपनी हमेशा चलती रहेगी तो इसको गोइंग कंसर्न बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये 20 रुपए ना तो मार्केट वैल्यू के बराबर है, ना ही ये उस वैल्यू के बराबर है जो आपकी कंपनी को बेच के मिलेंगे, वो तो इससे कहीं ज्यादा होंगे जैसा मैंने भी आपको बताया। और अमाउंट दैट कुड बी रेज्ड बाय सेलिंग ऑल द एंटिटीज एसेट एंड सेटलिंग ऑल ऑफ इट्स लायबिलिटीज। और कहता है ये 20 उसके बराबर भी नहीं होंगे जो आप कंपनी किसी को बेचने के बजाय उसके एसेट अलग बेच दें, लायबिलिटीज अलग सेटल कर दें। ये असल में फेयर वैल्यू की बात कर रहा है। तीन बातें उसने यहां पे कर दी। एक उसने कह दिया कि ना तो ये आपको बेचने पे इतने पैसे मिलेंगे, सॉरी, ना तो ये मार्केट वैल्यू के बराबर है, फर्स्ट बुलेट। बुलेट टू, ना आपको बेचने पे 20 रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा मिलेंगे। और तीसरा वो कहता है कि अगर आप कंपनी के एसेट्स अलग अलग बेच देंगे ना और उससे लायबिलिटी सेटल कर देंगे, तब भी आपके पास 20 रुपए से ज्यादा बचेंगे। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो बेसिकली ये वो बात यहां पे कर रहा है। अच्छा, आखिरी बात है अब कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। ये यहां पे समझने वाली बात है। वो कहता है कि भाईजान 3 तरीके होते हैं जिससे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो डिटरमिन कर सकते हैं। एक होता है जी, इसको बेसिकली बोलते हैं, 2 तरह का है जी कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। ये प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के तरीके हैं। अहमद भाई देखिए क्लास है कोई, वैसे है क्लास लेकिन देखें सर तो नहीं है अभी। सर वो कौन सी? अच्छा ओके, जरा पूछें कितने बजे है क्लास इनकी? 11:15 है? नहीं सर की तो महल में 11:20 पे है। ओके, क्या हुआ? कौन टाइम? वो नहीं सर, टाइम पे ना है दोस्ती। यार बस 5 मिनट में मैं इनको बेसिक्स बता दूं, बाकी सवाल इसका फिर हम कल सुबह 9 से 11 कर लेंगे। जी कल 9 से 11 इंशाल्लाह। एनपीओ मैच चाह रहा हूं कल मैं शुरू करा दूं। बुनियाद 2 घंटे में 2-3 सवाल हो जाएंगे ना, बुनियाद पड़ जाएगी। मंडे ट्यूसडे में सुकून हो जाएगा थोड़ा सा, वरना ना मुझे अब ना तसल्ली नहीं हो रही थी आगे। ओ नहीं यार नहीं, मेरी तसल्ली नहीं है। मैं 9:10 पे करूंगा, तो मसला है। 9:30 की क्या लॉजिक है यार? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुबह जल्दी उठा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ओके मेरे भाई, ये 3 चीजें हैं जो कि हमें यहां पे देखनी पड़ेंगी। जो कैपिटल मेंटेनेंस है इसको बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। बेसिकली होता क्या है? वो कहता है जी ओनली इनफ्लोज ऑफ एसेट्स इन एक्सेस ऑफ अमाउंट्स नीडेड टू मेंटेन कैपिटल मे बी रिगार्डेड एज प्रॉफिट एंड देयरफॉर द रिटर्न ऑन कैपिटल। ये बेसिकली ना प्रॉफिट निकालने के तरीके हैं, अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं, ठीक है। प्रॉफिट निकालने के तरीके हैं। वो ये कहता है कि मिसाल के तौर पे साल के शुरू में आपका कैपिटल था 0 और साल के आखिर में आपका कैपिटल हो गया 100। सर ये क्यों बढ़ गया? अगर मैं कहूं कि घर से कैपिटल नहीं आया तो क्यों बढ़ गया? ये प्रॉफिट से बढ़ गया। वो यही आपको समझाना चाह रहा है। वो कहता है कि ये जो कैपिटल मेंटेन हो रहा है ना आपका 100 से बढ़ के 0 से बढ़ के 100 हो गया, ये जो इंक्रीज हुआ है ये क्यों हुआ है?
आपका प्रॉफिट क्या होता है, वो कहता है 3 तरीके हैं जिससे आप ये अपने कैपिटल का बढ़ना एनालाइज कर सकते हैं। ओके, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर दो चीजें हैं, मनी टर्म्स और रियल टर्म्स। ओके, एक आखिरी बात करता हूं, अब एक्सप्लेन का टाइम नहीं है, एक्सप्लेन मैं आपको कल कर दूंगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं आपको जाते जाते बता दूंगा, और वो है इन्फ्लेशन का, जो भी उमर भाई ने बात की थी। इन्फ्लेशन सबको पता है कि ये महंगाई को बोलते हैं, कि मार्केट में जो कीमतें आपके ऊपर जा रही होती हैं, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। हमारे सवालों के अंदर इन्फ्लेशन दो तरह की आएगी, एक आएगी जनरल इन्फ्लेशन और एक आएगी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। आपने अक्सर टीवी पे या खबरों में या कहीं न्यूज में देखा होगा कि मुल्क में महंगाई की शरह 40% रही। अब ये 40% से क्या मुराद है, ये किसी एक आइटम की है या ओवरऑल सबकी एवरेज निकाली हुई है? जनरल, ये 40% है। लेकिन जब आप किसी एक प्रोडक्ट को उठा लेंगे ना और उसके बारे में बात करेंगे तो फिर बात स्पेसिफिक पे आ जाएगी। यानी कि गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियां तो माशाल्लाह 70% महंगी हुई हैं, तो ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है। तो 40 से मुराद है कुछ की 50 होगी, कुछ की 80 होगी, कुछ की 20 होगी, कुछ की 18 होगी, तो सबका एवरेज निकाल के ये 40 है। लेकिन जब स्पेसिफिक की बात करेंगे तो किसी खास आइटम की बात हो रही है, उस स्पेसिफिक आइटम की। ओके, तो सर बस आपने ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। कल इंशाल्लाह हमारी 9 से 11 क्लास है, 15 मिनट से 15 मिनट मैक्सिमम और लगेंगे, जिसमें मैंने आपको ये मजीद समझाना है। आगे सफ़े पे एक एग्जाम्पल है वो करानी है, और उसके बाद हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं डायरेक्ट मेथड का एक कैश फ्लो का जो सवाल आपको संडे ट्रेडर वाला दिया वो कल करा दूं, और उसके बाद मैंने कल एनपीओ की बुनियाद रख के उसका भी सवाल करा देना है, ताकि अगले 3 दिन हमारी जिंदगी सुकून में आए। और सुन लीजिएगा कि जैसे कैश फ्लो का पहला सवाल करके आपके 14 तबक रोशन हुए थे ना, एनपीओ में नहीं होने वाले वैसे, क्योंकि एनपीओ और वो केस बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेहरे में फर्क है। और चेहरा भी आपके लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि एनपीओ के अंदर भी बैलेंस शीट होती है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इसलिए आपके हाँ होता नॉन प्रॉफिट है, लेकिन हम उसको प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते, क्योंकि एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट होती है ना, तो उसमें प्रॉफिट लॉस कहेंगे, बात अलग है, तो हम उसको इनकम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक होगी बात? तो बस इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी कल तक आपके जो है ना वो चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। जी अभी ये मुझे कुछ नहीं पता, वेडनेसडे इंशाल्लाह, इसलिए तो कल बुला रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ सर।